हेलो बच्चों। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि जहाँ पहले प्रोडक्शन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा था, लेकिन आने वाले समय में जो तीसरा क्षेत्र यानी सर्विस वाला क्षेत्र था, ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि छलांग लगा जाता है। अब हम आज के वीडियो में देखेंगे कि भारत में जो सर्विस सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ, जबकि इस सेक्टर में से जुड़े हुए लोगों की संख्या बहुत कम थी और प्राथमिक क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो वो कौन से कंडीशन हुए जिससे सर्विस सेक्टर का ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र का विकास जिस स्पीड से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत में प्राथमिक क्षेत्र का विकास आज भले ही कम हुआ है, इसके बाद भी आज वर्तमान समय में भी भारत के प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अब ये विडंबना है कि जहाँ ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं या काम कर रहे हैं वहाँ पैसा बहुत कम है, और जहाँ कम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पैसा बहुत ज़्यादा है। तो इस अंतर को कैसे कम किया जाए, और भारत में तृतीय क्षेत्र इतना ज़्यादा डेवलप कैसे हुआ, इसके पीछे कुछ कारण है। और उसके 4 जो मुख्य कारण हैं वो हैं, जिनमें पहला है कि तीसरा यानी सर्विस सेक्टर की कुछ सेवा ऐसी होती हैं जो बेसिक सर्विस के अंतर्गत आती हैं और जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, और सरकार को इस जिम्मेदारी को उठाना ही उठाना पड़ता है। यानी इस सेक्टर में सरकार को निवेश करना ही करना पड़ता है। जैसे अस्पताल ले लीजिए, लोगों की स्वास्थ्य सेवा के लिए, सुविधा के लिए, सिक्योरिटी के लिए पुलिस, और एजुकेशन। सर्विस सेक्टर के अंतर्गत ये सेक्टर ऐसे होते हैं जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, और सरकार की जिम्मेदारी होने के वजह से इस सेक्टर का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, यहाँ एम्प्लॉयड ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरा जो कारण है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का डेवलप तृतीय क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है। यानी यहाँ आपको हमने दिखाया है लिख करके कि जब प्राथमिक क्षेत्र और सेकेंडरी सेक्टर जितना डेवलप करेगा, क्योंकि दोनों को आपको हमने पहले बताया था कि दोनों को अपनी सर्विस उपलब्ध कराता है सर्विस सेक्टर, तो जैसे जैसे इन दोनों का ग्रोथ होगा ये अपने आप इस्टेब्लिश होता चला जाएगा, यानी इसका विकास अपने आप होता चला जाता है। तीसरा जो कारण है, देश की जीडीपी जैसे जैसे बढ़ती है तो देश के अंदर रहने वाले लोगों की इनकम भी बढ़ जाती है, और जब इनकम बढ़ती है यानी आदमी के पास पैसा आता है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस यानी सेवा की इच्छा रखना शुरू कर देते हैं। जैसे घर पे खाना नहीं बना करके वो लोग होटल में खाना खाने चले जाते हैं। और इसके पहले आज के लगभग 50-60 साल 50 वर्ष पहले की ही घटना ले लीजिए, 30-40 वर्ष पहले की घटना ले लीजिए। घर में महिलाएं घर के जो काम होते थे खाना बनाने से रिलेटेड, वो सारे काम महिलाएं खुद कर लिया करती थी। लेकिन जैसे आदमी के पास पैसा आया, उनको मेड की ज़रूरत पड़ने लगी, यानी खाना बनाने वाले की भी ज़रूरत उनको पड़ने लगी। तो इससे इस सेक्टर से लोग जुड़े, यहाँ विकास हुआ।
और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हुआ वो था आईटी सेक्टर, यानी संचार तंत्र। संचार तंत्र के विकसित हो जाने से सेवा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। और आपको ये भी मालूम होगा कि आज़ादी मिलने के बाद जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस समय तक आईटी सेक्टर का कहीं नामो निशान नहीं था। लोग मोबाइल या दूरदर्शन के विषय में कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जहां आज के 40-50 वर्ष पहले आईटी सेक्टर का कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज वर्तमान समय का कंडीशन ऐसा है कि इसके बिना कोई काम भी नहीं हो सकता है। आपको भी पता होगा गांव घरों में, जैसे अगर मोबाइल 1 घंटे के लिए गायब हो जाती है हाथ से या पास से, तो लगता है कि बहुत कुछ गायब हो गया। तो कहने का मतलब ये है, आईटी सेक्टर ने सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया। तो सबसे मेन जो कारण वर्तमान समय में सर्विस सेक्टर के ग्रोथ का बना वो आईटी सेक्टर हुआ। अब देखिए, लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि सर्विस सेक्टर के हर क्षेत्र में बराबर डेवलपमेंट हो रहा है, यानी इस सेक्टर में भी बराबर विकास नहीं हो रहा है। इस सेक्टर के अंतर्गत एक सेक्टर ऐसा भी है जहां विकास कम पाया जाता है या कम हो रहा है, जैसे जो असंगठित क्षेत्र, मान लीजिए जैसे जूता पॉलिश करने वाला है या ठेला चलाने वाला व्यक्ति है, बराबर उसको काम नहीं मिलता है। तो यानी एक सेक्टर ऐसा भी है सर्विस सेक्टर के अंतर्गत जहां डेवलपमेंट कम हो रहा है। अब हम देखेंगे कि किस क्षेत्र में लोग काम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, यानी एम्प्लॉयड किस सेक्टर से सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और उनकी कंडीशन लेकिन इसके बाद भी कैसी है। तो 1972 में हमारे देश में लगभग 74% लोग प्राथमिक सेक्टर से जुड़े हुए थे या इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, और देश की जीडीपी में इसी सेक्टर का यानी प्राथमिक सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा हुआ करता था, यानी शेयर रहा करता था। बाकी 11% जो जीडीपी में योगदान होता था वो सेकेंडरी यानी द्वितीय सेक्टर का होता था, और केवल 15% सर्विस सेक्टर का जीडीपी में योगदान होता था। लेकिन 2012-13 तक आते आते इस सेक्टर यानी प्राथमिक सेक्टर का जो जीडीपी में योगदान रह गया वो घट करके बहुत ज़्यादा कम हो गया, वो केवल 10% रह गया। जबकि 40 से 50% के बीच में लोग इसी सेक्टर से जुड़े हुए थे, यानी प्राथमिक सेक्टर से जुड़े हुए थे, लेकिन जीडीपी में इनका योगदान बहुत ज़्यादा घट गया और घट करके 10 से 11% हो गया। मतलब ये 10 से 11% पैसा ये 49% या 50% के कह सकते हैं अंदर के लोगों के बीच में यानी प्राथमिक सेक्टर में बटा हुआ है। जबकि सर्विस सेक्टर में 27 यानी 27% लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जीडीपी में इनका योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ पैसा है वहाँ लोग कम हैं, और जहाँ लोग ज़्यादा हैं वहाँ पैसा कम है। तो अब लोग ज़्यादा हैं लेकिन पैसा कम है, इसके पीछे भी कोई कारण होगा या कारण हो सकता है। अब सवाल यह है कि प्राथमिक क्षेत्र में जब ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं लेकिन पैसा उनके पास बहुत
कम है, तो या तो वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं या कर रहे हैं। तो हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ, नेक्स्ट में टेक्स्ट बुक में भी आपको मिलेगा कि प्राथमिक क्षेत्र में व्यक्ति काम तो कर रहा है लेकिन उसके पास इनकम कम है। तो एक रीजन जो निकल करके आता है वो है कि इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति काम तो कर रहा है लेकिन वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है या करता है। इसका एक उदाहरण लक्ष्मी एक किसान है, उससे लेते हैं। तो लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर जमीन है लेकिन वो असिंचित जमीन है, यानी वहाँ पर सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। फसल का उत्पादन वर्षा पर डिपेंड रहता है, निर्भर होता है। और उस 2 हेक्टेयर जमीन पर लक्ष्मी के घर में जो 5 मेंबर थे वो सभी लोग मिलकर के पूरे वर्ष उसमें काम करते हैं या कर रहे होते हैं और वहीं उनको रोजगार भी उपलब्ध होता है। अब देखिए कंडीशन ये है, उसी 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि पर काम 5 लोग मिल करके काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनमें से 2-3 लोगों को निकाल भी दिया जाए तो काम रुकने वाला नहीं है। लेकिन ये तो दिख रहा है सामने से कि लक्ष्मी के घर में कोई बेरोजगार नहीं है, लेकिन अगर उनमें से कुछ लोगों को निकाल भी दिया जाए तो फसल के उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि लक्ष्मी के घर के सभी मेंबर काम तो कर रहे हैं लेकिन उनका जो श्रम का विभाजन है, वो श्रम है वो विभाजित है, टुकड़ों में है। और इसी चीज को कहा जाता है अल्प बेरोजगारी, क्योंकि खेती में काम आपको मालूम होना चाहिए कि खेती में काम 12 महीने तो होता नहीं है, सीजन पर काम होता है, बाकी समय वो बेकार बैठे रहते हैं। और इसी को कहा जाता है अल्प बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी। वहीं दूसरी तरफ एक और फार्मर है जिसका नाम है सुखाराम। वो अपनी कृषि मानी खेतों में काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 2 सदस्यों को अपने खेतों पर लगा देता है और उसकी उन्हें मजदूरी देता है। तो जब सुखाराम के खेत में लक्ष्मी के परिवार के 2 मेंबर काम करने जाते हैं तो लक्ष्मी के घर में एक एक्स्ट्रा इनकम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी के परिवार को लक्ष्मी के पास जो खेत था वो एक छोटा भूखंड था और उस पर 5 लोगों को काम करने की जरूरत नहीं थी। अगर 2-3 लोग ही काम करते तब भी काम चल जाता। तो इसी तरह से भारत में लक्ष्मी की तरह बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्हें यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा करके उनको दूसरे किसी अन्य सेक्टर में समायोजित कर दें तो भी उनके खेती पर कोई बैड इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है और कोई अन्य रोजगार कर लेने से उन लोगों के परिवार की आय भी बढ़ सकती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि ये एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट कैसे उपलब्ध हो। तो आज के वीडियो में आप लोगों को हमने बताया कि क्यों इंडियन इकोनॉमी का जो 3rd सेक्टर है वो इतना इस्टेब्लिश कैसे हुआ और जीडीपी में इनका योगदान कैसे सबसे ज़्यादा बढ़ा, जबकि सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोग जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल भी आपको हमने दिया लक्ष्मी का। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिससे अपना करके या जिस तरीके को अपना करके एक्स्ट्रा रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।